प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्काई पीबीए टून्स को। आपका एक सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन देता है। धन्यवाद। गांव के एक किनारे पर रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी छोटी सी झोपड़ी, एक बैल और थोड़ा सा खेत ही उसकी संपत्ति थी। वह खेत जोतता, लेकिन बारिश की कमी और सेठ धन्नालाल के कर्ज ने उसकी जिंदगी मुश्किल बना दी थी। एक दिन रामू और उसकी पत्नी रात को बात कर रहे थे। हमने इस बार भी पूरी मेहनत की, लेकिन फसल अच्छी नहीं हुई। सेठ धन्नालाल का कर्ज कैसे चुकाऊंगा, यह सोचकर नींद नहीं आती सरला। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? भगवान पर भरोसा रखो। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। मेहनत का फल जरूर मिलेगा। क्यों ना आप सेठ जी से कुछ समय और मांग लें। सेठ धन्नालाल को समय नहीं, अपना पैसा चाहिए। वह लालच में किसी की नहीं सुनता। उसने एक बूढ़े आदमी को पेड़ से बांधकर उसकी सारी जमीन हड़प ली। मुझे तो यही डर सताता है सरला कि धन्नालाल सेठ हमारी जमीन न छीन ले। रामू और सरला को बातें करते करते कब रात बीत गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह सेठ धन्नालाल अपनी हवेली में मुनीम के साथ बैठकर बातें कर रहा था। रामू किसान ने जो कर्ज लिया था उसका वक्त पूरा हो चुका है। कल जाकर उससे कह देना कि या तो पैसा लौट आए या अपना खेत छोड़ दे। सेठ जी, वह गरीब है, थोड़ा और समय दे दो उसे, तो अगली फसल आने तक आपको कर्ज भी मिल जाएगा और ब्याज की वजह से वह आपके कर्ज तले दबा रहेगा और आपका कर्ज भी बढ़ता रहेगा। गरीब लोग समय मांगते रहते हैं, लेकिन कर्ज चुकाने का नाम नहीं लेते। जाओ और मेरी बात उसे साफ साफ कह दो। रामू कड़ी धूप में अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी वहां सेठ धन्नालाल का मुनीम आ जाता है। रामू, सेठ जी ने कहा है कि कल तक उसका पैसा चुका दो, वरना तुम्हारा खेत तुमसे छीन लिया जाएगा। लेकिन मुनीम जी, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। थोड़ा और समय दीजिए जिससे मैं सेठ जी का कर्ज लौटा पाऊं। सेठ जी के फैसले को अब कोई नहीं बदल सकता। कल तक का इंतजार करो या फिर खेत छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। रामू दुखी होकर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। हे भगवान, ये आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं? इससे अच्छा तो मैं जहर खाकर मर जाऊं। इतना कहकर रामू अपने घर आ जाता है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या आज फिर सेठ जी ने कुछ कहा? फिर से क्या बताऊं सरला, आज मुनीम आया था खेत पर और कह रहा था कि कल तक पैसे नहीं मिले तो वह मेरी जमीन छीन लेगा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? आप गांव वालों से बात क्यों नहीं करते? ठीक है सरला, यह भी करके देख लेता हूं। भाइयों, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? सेठ धन्नालाल मेरे खेत छीनना चाहता है। रामू, हम खुद गरीब हैं, हमारी खुद की मुश्किलें कम नहीं हैं। सेठ धन्नालाल से लड़ना आसान नहीं है। वह बहुत ताकतवर है और उसके पास कई गांव वालों की जमीन गिरवी पड़ी हुई है। आज तक वो सब सेठ धन्नालाल से जमीन नहीं छुड़वा पाए और तुम कहते हो कि हम जाकर सेठ धन्नालाल से बात करें। रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचता है कि अब क्या करे। मुनीम जी, अगर रामू समय पर कर्ज नहीं चुका पाया तो उसका खेत तो हमारा होगा ही, लेकिन ध्यान रखना उसे ऐसा लगे कि यह सब उसकी किस्मत है, मेरी जाल नहीं। सेठ जी, यह ठीक नहीं है। वह पहले से ही बहुत गरीब है। हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। दुनिया में ताकतवर ही जीतता है। मुनीम जी, कमजोर के लिए जगह नहीं है। रामू, दुखी होकर बैठने से कुछ नहीं होगा। तुम गांव के महात्मा जी से जाकर मिलो। वो कई बार लोगों की समस्याओं का हल निकाल चुके हैं। तुम ठीक कह रही हो सरला, शायद महात्मा जी कोई रास्ता बता सके। रामू महात्मा जी के पास जाने के लिए घर से बाहर निकलता है। रामू महात्मा जी के पास पहुंचता है और अपनी पूरी कहानी सुनाता है। अब क्या करें महात्मा जी? सेठ धन्नालाल मेरी सारी जमीन छीन लेना चाहता है। मैं बहुत परेशान हूं, कृपया मेरी मदद करें। रामू, मुश्किल वक्त में धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए। सेठ धन्नालाल जैसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा।
जो पहले तो गरीबों को कर्ज पर पैसा देता है, फिर बाद में उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जमीन छीन लेता है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ महात्मा जी? अब आप ही कोई रास्ता बताइए, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ही तुम्हारी ताकत है। सेठ के लालच को उसकी कमजोरी बनाओ। पहले गांव वालों को साथ लाओ और सेठ के खिलाफ खड़े हो जाओ। इतना कहकर रामू गांव वालों से बात करने के लिए गांव के चौराहे पर आता है। भाइयों और बहनों, अगर आज सेठ मेरा खेत छीन लेगा तो कल वह किसी और का खेत छीनने आएगा। अगर हम डरते रहे तो वह हमेशा हम पर हावी रहेगा। तुम सही कह रहे हो। अगर हम सब मिलकर सेठ के खिलाफ खड़े होंगे तभी उस धन्नालाल के बच्चे को समझ में आएगा। लेकिन सेठ के पास पैसा और ताकत दोनों है, वह हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हमें अपनी आवाज उठानी होगी। सेठ को पता चलता है कि गांव वाले रामू के साथ खड़े हो रहे हैं। वह चिंतित होकर मुनीम से बात करता है। यह रामू किसान मेरे खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, इसे रोकना होगा। सेठ जी, अगर आप उसे थोड़ा और समय दे दें तो शायद मामला शांत हो जाए। नहीं, मैं गांव वालों को यह दिखाना चाहता हूं कि मेरे साथ लड़ने का मतलब क्या होता है। जाओ और उसे कल तक खेत खाली करने का आदेश दे दो। अगर सेठ को हराना है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाए। सेठ को उसकी जाल में फंसाने के लिए उसकी कमजोरी यानी उसका लालच इस्तेमाल करो। लेकिन वो कैसे होगा महात्मा जी? यह काम थोड़ा जोखिम भरा होगा, लेकिन अगर सब मिलकर करेंगे तो जरूर कामयाब होगा। गांव के चौपाल में सभी लोग इकट्ठा होते हैं। रामू, महात्मा जी और गांव वाले सेठ का इंतजार कर रहे हैं। तभी वहां सेठ धन्नालाल अपनी शान शौकत के साथ आता है। ओ हो, तो रामू, तुमने गांव वालों को इकट्ठा कर लिया, लेकिन यह भी जान लो कि मेरा कर्ज नहीं चुकाने का मतलब तुम्हारे खेत से हाथ धोना होगा। सेठ जी, हम आपकी शर्त मानते हैं, लेकिन पहले एक बात तय होनी चाहिए। अगर मैं आपका पैसा चुका दूं तो आप कसम खाकर कहें कि फिर मेरी जमीन पर दावा नहीं करेंगे। हाँ, अगर कर्ज चुका दो तो मैं तुम्हारी जमीन पर दावा नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तुम जैसे गरीब लोग सिर्फ बातें करना जानते हैं। अगले दिन रामू सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मैं आपका आधा पैसा देने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। बाकी का पैसा मैं आपको अपनी फसल बेचकर चुका दूंगा। अगर मेरी फसल उम्मीद से ज्यादा अच्छी निकली तो आप मुझे मेरी जमीन वापस कर देना। तुम्हारी फसल? तुम्हारी जमीन तो पहले से ही बंजर हो चुकी है। ठीक है, तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन अगर फसल खराब निकली तो तुम्हें अपनी जमीन के साथ साथ अपनी बैलगाड़ी भी देनी होगी। मंजूर है। इतना कहकर रामू वहां से वापस आ जाता है। गांव वाले मिलकर रामू की मदद करते हैं। कोई बीज लाता है तो कोई खाद। रामू दिन रात मेहनत करता है। महात्मा जी और गांव के प्रधान रामू की हर कदम पर मदद करते हैं। अगर रामू सफल हो गया तो सेठ को अपनी ताकत और घमंड का एहसास हो जाएगा। रामू फसल उगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं बारिश से पहले ही उसके खेतों में आग लगवा दूंगा। यह ठीक नहीं है। अगर गांव वालों को पता चला तो वह आपके खिलाफ हो जाएंगे। तुम बस मेरी बात मानो, नहीं तो जो तुम मेरे घर पर मुफ्त की रोटी तोड़ते हो वो भी बंद हो जाएगी। सेठ धन्नालाल रात के अंधेरे में अपने आदमी भेजता है ताकि रामू के खेत में आग लगाई जा सके, लेकिन महात्मा जी को पहले से ही इस साजिश का अंदाजा हो जाता है। मुझे लगता है कि सेठ धन्नालाल अपनी हार मानने वाला नहीं है। हमें रात भर रामू के खेत की पहरेदारी करनी होगी। हम तैयार हैं महात्मा जी, हमें रामू का खेत बचाना होगा। गांव वाले रामू के खेत के चारों ओर पहरा देने लगते हैं। सेठ के आदमी खेत में आग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव वालों की मुस्तैदी से उनकी साजिश नाकाम हो जाती है। देखो, ये सेठ के आदमी हैं, इन्हें पकड़ो। हमें माफ कर दो, हमने कुछ नहीं किया है। सेठ जी ने हमें रामू के खेत में आग लगाने के लिए कहा था। अगली सुबह गांव के चौपाल में सभी लोग इकट्ठा होते हैं। सेठ धन्नालाल को भी बुलाया जाता है। सेठ जी, यह हम क्या सुन रहे हैं? आप रामू की मेहनत और हमारी एकता को तोड़ने के लिए ऐसी घिनौनी साजिश कर रहे हैं। यह झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलिए सेठ जी, आपके आदमी सच कबूल कर चुके हैं। गांव वाले सेठ के खिलाफ हो जाते हैं।
सेठ को पहली बार अपनी चालाकी के नतीजे का एहसास होता है। कई महीनों की मेहनत के बाद रामू की फसल लहलहाने लगती है। यह सिर्फ मेरी जीत नहीं है, यह हमारी एकता की जीत है। आप सबकी मदद के बिना यह संभव नहीं था। अगर बाजार में फसल की कीमत गिरा दी जाए तो रामू और उसके जैसे किसानों को कर्ज चुकाने में दिक्कत होगी। सेठ जी, यह योजना खतरनाक है। अगर लोग समझ गए तो आपका व्यापार और आपकी इज्जत दोनों खत्म हो सकती है। मुझे परवाह नहीं, मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरों की बलि भी चढ़ा सकता हूँ। हमारी फसल को ऊंची कीमत पर बेचने के लिए पास के गांवों और शहरों में सीधे व्यापारियों से संपर्क करना होगा। सेठ के बाजार पर निर्भर रहना अब ठीक नहीं है। यह सब आपकी मदद से ही संभव है। अगर यह योजना सफल रही तो सेठ की पकड़ कमजोर हो जाएगी। गांव वाले सामूहिक रूप से बैलगाड़ियां तैयार करते हैं और फसल को दूसरे गांवों में बेचने के लिए निकलते हैं। सेठ धन्नालाल को खबर मिलती है कि रामू और गांव वाले उसकी पकड़ से बाहर जाकर अपनी फसल बेचने की योजना बना रहे हैं। यह गांव वाले मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हैं। रामू ने मेरे खिलाफ पूरी बगावत खड़ी कर दी है। मुनिम जी, उन्हें रोकने के लिए कुछ करो। सेठ जी, गांव वाले अब आपकी बातों में नहीं आने वाले। रामू ने उनकी सोच बदल दी है। अगर मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो यह गांव वाले मुझे बर्बाद कर देंगे। सेठ अपने आदमियों को भेजकर गांव के रास्तों को रोकने की कोशिश करता है। गांव वाले फसल लेकर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में सेठ के आदमी खड़े होते हैं। यह फसल यहीं रुकेगी, सेठ जी का हुक्म है। अगर कोई आगे बढ़ा तो उसे मौत की सजा मिलेगी। ये हमारी मेहनत की कमाई है और हम इसे बेच कर रहेंगे। चलो भाइयों। गांव वाले सेठ के आदमियों की धमकियों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते हैं। उनके हौसले को देखकर सेठ के आदमी पीछे हट जाते हैं। गांव वाले फसल को शहर में ऊंची कीमत पर बेचने में सफल होते हैं। रामू सारा कर्ज चुका देता है। अब उसकी जमीन भी बच गई और गांव को सेठ की पकड़ से आजादी मिल गई। अब मेरी जमीन भी बच गई और हमारे गांव को भी सेठ की पकड़ से आजादी मिल गई। यह सब आपकी मदद से ही संभव हुआ है। गांव वालों की एकता ने ही सेठ धन्नालाल को हराया। विजयगढ़ राज्य के महाराज सदानंद बहुत आलसी और मूर्ख थे। ना तो उनमें शिकार का हुनर था और ना ही वे युद्ध कला में निपुण थे। एक बार महाराज अकेले ही अपने घोड़े पर जा रहे थे। तभी एक अपरिचित व्यक्ति भीमसेन वहां से जा रहा था। प्रणाम महाराज, क्या आप बता सकते हैं कि यह रास्ता कहाँ जाता है? अरे मूर्खों, जैसे प्रश्न क्यों कर रहे हो तुम? यह रास्ता कहीं नहीं जाता, बरसों से यहीं पड़ा हुआ है। भीमसेन को हंसते हुए महाराज सदानंद आगे चले जाते हैं। कैसा मूर्ख राजा है यह! मैंने तो एक सीधा प्रश्न पूछा था और यह ऐसा मूर्खतापूर्ण उत्तर देकर मेरा ही उपहास करके चला गया। हे ईश्वर, क्या होगा इस राज्य का ऐसे राजा के होते हुए? चलो किसी और से मार्ग पूछना पड़ेगा। फिर एक दिन महाराज सदानंद ऐसे ही अपने भवन में बैठकर फल खा रहे थे। तभी कुछ प्रजावासी महाराज से भेंट करने आते हैं। महामंत्री भानु उन्हें राज्यसभा में बिठाते हैं और भानु महाराज के पास आते हैं। महाराज शीघ्र चलिए, कुछ प्रजाजन आपसे बात करना चाहते हैं। मंत्री जी, आप भी कभी भी आ जाते हैं। यह हमारा फलहार करने का समय है। मैं अभी नहीं आ सकता। प्रजावासी को कहिए। नहीं महाराज, मैं उन्हें वापस नहीं भेज सकता। पहले भी वह आए थे, तब हमने उन्हें वापस भेज दिया था। प्रजा को ऐसे बार बार बिना न्याय किए भेज देना उचित नहीं है। उनकी समस्याओं का निवारण करना हमारा कर्तव्य है। हाँ हाँ, जानता हूं महाराज, मैं हूं इस राज्य का। हमारे पूर्वजों ने बहुत श्रम करके इस राज्य का निर्माण किया था। उनका उत्तराधिकारी होने के कारण मुझे तो इतना हक है। आप चलिए, मैं यह फल समाप्त करके आता हूं। मंत्री भानु राज्यसभा में चले जाते हैं। कुछ देर के बाद महाराज सदानंद राज्यसभा में आते हैं और प्रजाजनों को उनकी समस्या पूछते हैं। महाराज, हमारे राज्य के कुछ व्यापारी बहुत दुष्ट हैं।
कल जब मैं बाजार में कुछ वस्तु खरीदने गया तब मैंने देखा कि वह बनवारी गेहूं 20 के दाम में बेच रहा था। वही शिवा जवार के 35 ले रहा था। अरे यह तो सरासर लूट है। शिवा, तुम जवार इतने ज्यादा दाम में कैसे बेच सकते हो? मैं आदेश देता हूं कि आज से सभी व्यापारी सभी वस्तुएं एक ही दाम में बेचेंगे, चाहे वह फल हो या सूखा मेवा, अनाज हो या दूध और दूध से बने हुए पदार्थ। हमारे राज्य में सभी वस्तुओं को एक ही दाम में मिलना चाहिए। महाराज, परंतु मैं जवाहर इतने कम दाम में कैसे बेचूं? मेरा तो नुकसान हो जाएगा। मुझसे विलाप मत करो। मंत्री भानु, मेरे आदेश का पालन कीजिए। अब आया ना मजा। अब देखो मैं कैसे सभी चीजें कम दामों में खरीदता हूं। मंत्री जी, आप ही कुछ कीजिए। महाराज का आदेश न्यायपूर्ण नहीं है। इस आदेश से मेरा तो कितना नुकसान हो जाएगा, इसका महाराज को अनुमान नहीं है। तुम चिंता मत करो शिवा, मैं महाराज से बात करता हूं और इस आदेश को खारिज करवाता हूं। अगले दिन मंत्री भानु महाराज को सब स्थिति समझाने का प्रयास करने लगते हैं। महाराज, हमारे राज्य में सभी व्यापारी अलग अलग वस्तु और पदार्थ बनाते हैं। जो गेहूं उगाता है उसे कम खर्चा करना पड़ता है और जो ज्वार उगाता है उसे ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। इसीलिए उन्हें बेचने के दाम भी कम या ज्यादा होते हैं, तो वह सभी वस्तुओं को एक दाम में नहीं बेच सकते। दूध का दाम कम होता है, परंतु जब दूध का घी बनता है तब उसका मूल्य बढ़ जाता है। हमें आपकी बात उचित लग रही है मंत्री जी। ठीक है, मैं अपना आदेश स्थगित करता हूं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। महाराज सदानंद की मूर्खता के चर्चे दूर तक पहुंच जाते हैं। एक दिन मंत्री जी किसी महत्व के कार्य के लिए राज्य से बाहर जाते हैं। उसी समय दो चोर भगत और भोला महाराज सदानंद के विषय में सुनते हैं। फिर सुना भोला, वो लोग क्या बात कर रहे थे? विजयगढ़ के महाराज सदानंद बहुत मूर्ख हैं। अरे वो मूर्ख है तो उससे हमें क्या फायदा? तुम बिल्कुल अपने नाम की तरह ही भोले हो। अरे जरा विचार करो, हमें चोरी करने के लिए कितना जोखिम उठाना पड़ता है। सबसे छुपकर चोरी करने की योजना बनानी पड़ती है। यदि हम इस मूर्ख महाराज को उल्लू बनाएं तो हम उसके खजाने को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, पर उसे मूर्ख कैसे बनाएं? हमें यह सोचना होगा, परंतु कोई ना कोई तो योजना बनानी ही पड़ेगी। कुछ दिनों के बाद भोला और भगत दोनों व्यापारियों का भेष लेकर महाराज सदानंद के पास पहुंच जाते हैं। प्रणाम महाराज, मैं व्यापारी भगत पड़ोस के राज्य से आया हूं। मैं अपने साथी भोला के साथ आपके राज्य में आकर व्यापार करना चाहता हूं। यह तो अच्छी बात है। महाराज, मेरा मित्र भगत तो हमेशा दूसरों के भले के विषय में ही सोचता है। आप देखिए, इस राज्य में व्यापार करके हम आपको कहां से कहां तक पहुंचा देंगे। अरे आप ऐसे कैसे मेरे राज्य को कहीं पहुंचा सकते हैं? नहीं, मेरी अनुमति नहीं है। महाराज, आप तो बहुत मजाकिया हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि आपके राज्य की बहुत उन्नति हो जाएगी और आपके राज्य में बहुत धन आएगा। अच्छा, इस प्रकार से तो ठीक है, आप यहां व्यापार कर सकते हैं। सदानंद की अनुमति मिलने के बाद दोनों चोर भोला और भगत दूसरे राज्य से चीजें चुराकर विजयगढ़ में आकर बेचने लगते हैं। दोनों महाराज को अपनी मीठी बातों में ऐसे फंसा लेते हैं कि महाराज सदानंद को उनकी हर बात उचित लगने लगती है। एक दिन, महाराज, अब हमारा व्यापार तो अच्छा चल रहा है, परंतु हमें और अच्छा व्यापार करने के लिए थोड़े और धन की आवश्यकता है। अरे तो इसमें इतना संकोच करने की क्या आवश्यकता है? रुकिए, मैं आपको अभी राज खजाने की तिजोरी की चाबी देता हूं। महारानी अनुसैया उन तीनों की यह बात सुन लेती है। महाराज कहीं इन्हें सत्य में राज खजाना खोलकर ना दिखाएं, इसलिए महारानी अनुसैया वहां आती है और महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं? अरे ये दोनों मेरे मित्र हैं, इन्हें धन की आवश्यकता है, इसीलिए मैं इन्हें राज खजाने की चाबी दे रहा हूं। आपकी बात उचित है महाराज, परंतु इस समय मंत्री भानु राज्य में उपस्थित नहीं है। आपको तो राज नियम पता है कि मंत्री जी से मंत्रणा किए बगैर आप मुझे भी राज्य खजाने की चाबी नहीं दे सकते हैं। हाँ, आपकी यह बात तो सत्य है महारानी। भोला भगत, मैं तुम्हें राज खजाने की चाबी तो नहीं दे सकता, परंतु हां, यह मेरी अंगूठी ले लो और अभी इसी से काम चला लो।
जैसे ही मंत्री भानु लौट आएंगे मैं तुम्हें खुद राज खजाने से जितने धन की आवश्यकता होगी उतना धन दे दूंगा। अवश्य महाराज। भोला और भगत महाराज सदानंद की अंगूठी लेकर चले जाते हैं। दोनों एक निर्जन स्थान पर जाते हैं और अच्छा अवसर था, आज राज खजाने की चाबी मिल ही जाती, पर अचानक महारानी आ गई और सब काम बिगड़ गया। हाँ, पर ठीक है, ये मूल्यवान अंगूठी तो प्राप्त हुई हमें। इधर महारानी अनुसुईया को बहुत चिंता होने लगती है। महारानी अनुसुईया एक संदेश वाहक के हाथ मंत्री भानु को संदेशा भेजती हैं और उन्हें शीघ्र राज्य लौटने का आदेश देती है। तब तक भगत एक बार फिर से महाराज सदानंद को आकर मिलता है। महाराज, अनर्थ हो गया। क्या हुआ मित्र भगत, और आज तुम अकेले? भोला कहाँ है? वही तो बता रहा हूं महाराज, मैं और भोला साथ ही आ रहे थे, तभी अचानक एक जंगली प्राणी ने उस पर हमला कर दिया और उसे अपनी गुफा में ले गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि भोला का क्या होगा। कदाचित अब तक वह प्राणी भोला को खा चुका होगा। नहीं, चलो हम भी चलते हैं। मैं खुद उस प्राणी को मारकर भोला के प्राणों की रक्षा करूंगा। महाराज सदानंद भगत के साथ चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद भोला भगत को मिलता है और दोनों मिलकर महाराज सदानंद को बांधकर एक गुफा में ले जाते हैं। उस गुफा में वह महाराज को बंदी बनाकर रखते हैं। कुछ समय के बाद मंत्री भानु राज्य लौटते हैं और महारानी से भेंट करते हैं। क्या हुआ महारानी, आपने इतनी शीघ्रता से मुझे क्यों बुलाया, और महाराज कहाँ है? मंत्री जी, आपको तो पता है कि हमारे महाराज कैसे हैं। उनकी मूर्खता के चर्चे दूर दूर के राज्यों तक होते हैं। अब तक तो महाराज छोटी छोटी मूर्खता करते थे, परंतु इस बार तो महाराज ऐसी मूर्खता करने जा रहे थे कि हमारे पूरे राज्य का नाश हो जाता। ऐसा क्या किया महाराज ने? वो जो दो व्यक्ति हैं जिन्हें महाराज अपना मित्र मानते हैं, भोला और भक्त, वह कुछ दिन पहले महाराज के पास आए थे। उन्हें धन की आवश्यकता थी, ऐसा कह रहे थे। तब महाराज ने कहा कि वह उन्हें राज खजाने की तिजोरी की चाबी दे देंगे। क्या ऐसा कहा महाराज ने? हाँ, वो तो उस समय मैंने कहा कि जब तक मंत्री जी से आप मंत्रणा नहीं करते तब तक आप किसी को भी चाबी नहीं दे सकते। तब वो रुक गए, नहीं तो अब तक वह दोनों हमारे राज्य की पूरी तिजोरी रिक्त कर चुके होते। मैं जब प्रवास पर था तब कुछ लोगों से मैंने सुना कि दो चोर आसपास के राज्यों में भटक रहे हैं। उन्होंने बहुत धन और स्वर्ण की चोरी की है। मेरे अनुमान से कदाचित यह वह दोनों चोर हो सकते हैं। वह थोड़े ही समय पहले हमारे राज्य में आए हैं और उन्होंने अपनी मीठी बातों से महाराज के मन में विश्वास स्थापित कर लिया है। इसलिए मैंने आपको बुलाया है। मंत्री जी, अब आप ही अपनी चतुराई से इस राज्य को बचा सकते हैं। यह तो मेरा कर्तव्य है महारानी, परंतु महाराज कहाँ है? भगत आया था। उसने कहा कि भोला को किसी वन्य प्राणी ने पकड़ लिया है और वह उसे अपनी गुफा में ले गया है। महाराज अपने उस अनजाने मित्र की रक्षा करने के लिए वन में गए हैं। मैं वहां जाकर देखता हूँ। महारानी, आप चिंता मत कीजिए। मंत्री भानु वन में आते हैं। वह देखते हैं कि कहीं भी वन्य प्राणी के पंजों के निशान नहीं है, केवल घोड़े के पैरों के निशान हैं। इसका अर्थ है कि उन दोनों ने महाराज की मूर्खता का उपयोग करके उन्हें राजमहल से दूर ले जाने की योजना बनाई थी। ईश्वर करे कि महाराज सुरक्षित हो। भानु गुफा के अंदर आते हैं। वहां वह आकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि महाराज को बांध कर रखा गया है। मुझे पता ही था कि तुम दोनों कोई व्यापारी नहीं, चोर हो। हमारे महाराज के भोलेपन का फायदा उठाकर तुमने राज खजाने को प्राप्त करने का प्रयास किया है। सैनिकों, बंदी बना लो इन्हें। मंत्री भानु का आदेश पाकर सैनिक भोला और भगत को बंदी बना लेते हैं और महाराज को मुक्त कर देते हैं। मंत्री भानु, इन दोनों ने मुझे मूर्ख बनाया है। मैंने तो इन्हें अपना मित्र समझा था और इन्होंने असत्य कहकर मुझे बंदी बनाकर रखा, मेरे मुंह पर पट्टी बांध दी। इसीलिए मैं किसी को सहायता के लिए बुला भी नहीं पाया। महाराज, ये कोई व्यापारी नहीं, ये दोनों चोर हैं। इन्होंने हमारे राज्य में आने से पहले कई राज्यों में चोरी की है। ये उन सभी राज्यों के अपराधी हैं। ये वहां से भागकर हमारे राज्य में आए थे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महामंत्री। मैंने आज तक कभी राज्य के लिए कोई उचित निर्णय नहीं लिया। वो तो आप थे, इसीलिए मुझे अनुचित कार्य करने से रोकते थे।
सेनापति जी, इन दोनों को अभी कारागार में बंद कर दीजिए। मैं कल बाकी राज्यों के मंत्रियों को बुलाकर उनसे मंत्रणा करता हूं। ये दोनों उन सबके भी अपराधी हैं, इन्हें दंड देने का अधिकार उनका भी है। सेनापति भोला और भगत को कारागार में डाल देते हैं। अगले दिन मंत्री भानु बाकी राज्यों के मंत्रियों से मंत्रणा करते हैं। वह सब निश्चिंत करते हैं कि दोनों चोरों को 5-5 साल का बंदीवास का दंड दिया जाएगा। महाराज सदानंद भी एक बड़े योगी पुरुष के पास जाते हैं। कुछ समय उनके पास रहकर वह सभी विद्याओं को सीख लेते हैं और वापस आने के बाद अच्छे से अपने राज्य का कार्य करने लगते हैं।